हाँ जी। यूपीपीसीएस मेंस जीएस 3 इंटरनल सिक्योरिटी के 5 सवाल इस पेपर में आए थे, इस एग्जाम में आए थे। आप देख रहे हैं कुछ 3-4 दिनों से हम यूपीपीसीएस के मेंस के एग्जाम्स का डिस्कशन कर रहे हैं। एसए का हुआ, जीएस 1 का, जीएस 2 का और अब जीएस 3 का भी हो रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी में अगेन ऐसे सवाल रहे थे, 8 नंबरी भी रहे थे, 12 नंबर के भी रहे थे। 8 नंबर के सवाल जैसे आप जानते हैं उसका वर्ड लिमिट 125 था। 125 शब्दों में आपने मिनिमम 8 नंबर के सवाल को लिखना था। और जहां तक अगर हम 12 नंबर के सवाल का देखें तो 200 नंबर का आप 200 वर्ड्स का, बेग योर पार्डन, 200 वर्ड्स का आपने आंसर लिखना था। तो सवाल आपके सामने साइबर क्राइम का है। एक सवाल साइबर क्राइम से संबंधित आया था। साइबर क्राइम्स आर अ बिग थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। हाउ कैन अ कंट्री बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज क्राइम्स? अब अगेन कुछ ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं है, रिलेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन है। पॉइंटर्स यहां पे हमको थोड़े सोचने पड़ेंगे कि क्या क्या हम पॉइंट्स इस आंसर में डाल सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बारे हम पढ़ते हैं, यूपीएससी में भी पढ़ते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये आती है कि अवेयरनेस ऑफ साइबर क्राइम को इंक्रीज करना चाहिए। अब देखिए भारत टॉप 10 देशों में आता है जहां पे वल्नरेबिलिटी जो है साइबर क्राइम्स की वो बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोगों को, स्पेसिफिकली जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, उनको नहीं पता साइबर क्राइम के बारे और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सीनियर सिटीजन्स, उनका पास आप जैसे जानते हैं पेंशन अकाउंट्स होते हैं, सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं और वो ज़्यादा क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि डिजिटाइजेशन और कैशलेस ट्रांजैक्शन के ऊपर एम्फोसिस है, तो अब कई सारे ऐसे लोग हैं, फ्रॉडस्टर्स होते हैं, स्पैमस्टर्स होते हैं, जो कि कॉल करके उनसे तरह तरह की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो इस जाल में फंस भी जाते हैं जहां पे वो अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हैं, डेबिट कार्ड की या कोई ओटीपी वगैरह शेयर कर देते हैं और पता नहीं चलता कि कैसे हमारे अकाउंट में से पैसे गायब हो जाते हैं। तो लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। चलो सीनियर सिटीजन्स को तो है ही है, लेकिन साथ के साथ यंगस्टर्स को भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि साइबर क्राइम क्या है, किस किस तरीक़ों से साइबर क्राइम हो रहा है और कैसे आप बेवकूफ़ ना बने, कैसे आप गुमराह ना हो सकें। ऐसी बातें समझानी ज़रूरी हैं। जो कानून है साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, उन कानूनों को, उन कानून की व्यवस्था को, स्थिति को भारत में मजबूत बनानी बहुत ज़रूरी है। बार बार बात आती है कि भारत को एक डिजिटल आर्मी की रिक्वायरमेंट है। डिजिटल आर्मी, तो देखिए अब हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये तो सब है, लेकिन हमको एक ट्रेंड कैडर चाहिए। ट्रेंड कैडर चाहिए साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का। तो वी हैव टू इन्वेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। हमको ऐसी तमाम फैसिलिटीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी यहाँ पे हार्नेस करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा क्या क्या तौर तरीके हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इनके क्या क्या तौर तरीके हैं साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में। And then, of course, promoting more public-private cooperation. That goes without saying that we need the help of the expertise of the private sector. हमारे पास बहुत rich, talent resource है, young demographic dividend है, rich IT, talented IT skilled source हमारे पास है, तो उनकी हम मदद ले सकते हैं private sector की to formulate cyber security strategies. एंड देन ऑफ कोर्स इंकरेजिंग द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मेरे हिसाब से आज तो हर कोई अपने फ़ोन पे, अपने तमाम जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे आप पासवर्ड लॉक लगाते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए इंकरेज करना चाहिए। बी वेरी केयरफुल कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं। आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन केवल ट्रस्टेड या गवर्नमेंट वेबसाइट्स के साथ शेयर करें तो बेहतर है। अपने सॉफ्टवेयर को, चाहे वो लैपटॉप का है, फ़ोन का है, आईपैड का है, किसी का भी हो, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ज़रूर करें जहाँ जहाँ पे आपको अपडेट आता है। हम थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, बट वी शुड बी वेरी अप टू डेट अबाउट आवर सॉफ्टवेयर एज वेल। वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ लिंक्स आर यू क्लिकिंग इन, बिकॉज कई बार ऐसे ना आपको स्पूरियस मेल्स भेजे जाते हैं जिसको हम फिशिंग कहते हैं, PHISHING। यानी कि आप उस ईमेल को क्लिक करेंगे या उस लिंक को क्लिक करेंगे और कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे या आपके डिवाइस में एंटर हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है और स्ट्रॉन्गर पासवर्ड यूज़ करें, अल्फा न्यूमेरिक जैसे हम कहते हैं पासवर्ड यूज़ करें अपनी सिक्योरिटी के लिए। अगेन ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन है। भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, गिव योर सजेशंस। इंटरनल सिक्योरिटी में एक टॉपिक आता है जो कि मैंने बहुत डिटेल में कराया भी है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इंटरनल सिक्योरिटी के जो हमारे कोर्सेज होते हैं, यानी कि जो हमारे जीएस के कोर्सेज होते हैं, वहाँ पे डिटेल में ये टॉपिक कराया है। और साथ के साथ यहाँ पे बात आती है पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में, वो एक अलग से टॉपिक है। तो अगेन ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं इन तीनों ही टॉपिक से ओरिएंटेड है। 8 नंबर का है तो कोई बहुत पीएचडी तो करनी नहीं इस क्वेश्चन में। क्या आंसर रहेगा? हमको डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए। देखिए बाकी कंट्रीज की डिफेंस स्पेंडिंग हमारे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, बट ऑफकोर्स हमारा जो डिफेंस स्पेंडिंग का खर्चा है ज़्यादातर उसमें से 75 to 80% एक्सपेंडिचर सैलरीज और पेंशंस को मेंटेनेंस में जाता है, सैलरीज देने में जाता है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली हमको अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। दे आर इन डायर नीड ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसके चलते अब हम देख रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत जो सेल्फ रिलायंस वाला प्रोग्राम है, जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जितनी भी नीड्स हैं उसको इंडिजिनसली यहाँ पे भारत में ही बनाया जा सके। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें हो रही हैं। Training and education. So India needs to invest in the training and education of its security forces, whether it's police, whether it's army, whether it's paramilitary, strengthening the intelligence gathering and analysis. ये बहुत ज़रूरी काम है। Intelligence gathering, चाहे वो टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदरिंग है या ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग है, ये इसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज काउंटर इंसर्जेंसी के लिए या आर्मी ऑपरेशंस के लिए अगर हमको स्ट्रॉन्ग इंटेल इनपुट हमारे पास हो तो वो तालमेल अच्छा रहता है। जैसे होता है ना कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि पहले आप ये ब्लड टेस्ट करा के आएँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम आ क्या रही है आपके बॉडी में। कहीं भी अगर आपको डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, रिपीटेडली आपको पेन हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? कहीं लिवर में प्रॉब्लम तो नहीं है, पैंक्रियास में प्रॉब्लम तो नहीं है, तो डॉक्टर आपको एक ब्लड टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो जो ब्लड टेस्ट करते हैं वो डॉक्टर को बताते हैं अपने रिपोर्ट के जरिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो उसी तरह से ब्लड टेस्ट करना, डायग्नोस करना, यानी कि जो इंटेलिजेंस हमारी एजेंसीज़ हैं, रॉ है, आईबी है, या स्टेट की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनको ऐसा ही काम करना पड़ता है। तो यानी कि जो पुलिस जो ऑपरेशनल, यानी कि जब पुलिस ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होती है, लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होती है, तो अगर पहले इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से करी गई है तो उतनी अच्छी इनपुट्स हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को मिल सकती है। देन जैसे आपको मैंने बताया कि हमको डिजिटल आर्मी की रिक्वायरमेंट है, विच मीन्स डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी, इंप्रूविंग द बॉर्डर सिक्योरिटी। लेट्स नॉट फॉरगेट 15,200 किलोमीटर के हमारे बॉर्डर्स हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ, पोरस बॉर्डर्स हैं। पोरस बॉर्डर्स के चलते बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो कैसे इन चीज़ों को रोका जा सकता है, बट एट द सेम टाइम अपने पड़ोसियों को हम तंग भी ना करें, अपने पड़ोसियों के साथ संबंध खराब ना करें। फॉर एग्जाम्पल नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पोरस बॉर्डर्स है। चलो पाकिस्तान भी है, लेकिन खैर पाकिस्तान के साथ हमारा रवैया डिफरेंट रहता है, बट वी हैव टू इंश्योर कि हमारी गुडविल भी खराब ना हो, लेकिन साथ के साथ ऐसे जो काम हो रहे हैं अंडर द बेल्ट वो चीज़ें भी हम कंटेन कर सकें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन। सो आप देख रहे हैं कि बहुत जेनरिक पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कोई डिफेंस स्टडीज में पीएचडी करी है तो ये पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। तो अगर ये पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, यही पॉइंट्स आपने वहां पे लिख के आने हैं, बहुत जेनरिक पॉइंट्स हैं। अगला सवाल है भारत का स्टैंड क्या है ऑन द इश्यू ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। देखिए हम कहते आ रहे हैं इतने सालों से कि हम लैंड ऑफ गांधी हैं, लैंड ऑफ अशोका है, लैंड ऑफ बुद्धा है, और हम इस बात को लेकर बहुत क्लियर हैं कि हम अमन शांति चाहते हैं। 1988 की बात है, राजीव गांधी तब हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक यूएन पे रेजोल्यूशन इंडोर्स किया था जहां पे कंप्लीट डिसआर्मामेंट की बात करी गई थी कि लेट्स एनविजन अ वर्ल्ड जहां पे कंप्लीटली डिसआर्मामेंट है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है, जहां पे हमको ही क्यों कहते हैं कि आप एनपीटी का हिस्सा बने, लेकिन आप बाकी देशों को भी कहिए जो बाकी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूएनएससी के, वो भी तो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, वो क्यों नहीं अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को खत्म कर देते, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को खत्म कर देते। तो हम इस बात को लेकर बहुत क्लियर हैं। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अब डजंट मीन कि अगर अमन शांति में हम बिलीव करते हैं तो डजंट मीन कि हम इस टेक्नोलॉजी का या इस शक्ति का प्रदर्शन ना करें, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं जियोपॉलिटिकली बहुत होस्टाइल नेबरहुड है, चाइना पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड है। तो इसके कारण हमको भी, अगर हमने न्यूक्लियर एनर्जी का प्रदर्शन किया 1974 में और 1998 में, तो वो डेटरेंस के लिए किया था, वो हमारी अपनी खुद की सिक्योरिटी है कि अगर हम पे अटैक हो, हम पे हमला हो, तो हम चुप नहीं बैठे रहेंगे, है ना। तो हमारा बहुत लंबे अरसे से 1998 में जब हमने पोखरान 2 किया था, तो तब बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। अमेरिका को इस बात का बहुत गुस्सा भी रहा था कि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट क्यों किया, लेकिन हमने अपने कारण बताए। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे और हमने इस बात को स्पष्ट किया कि हम पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। न्यूक्लियर वेपन्स एक तरह से वेपन्स ऑफ पीस हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो हैं, लेकिन ये ऐसे वेपन्स हैं
कि मजबूरन अगर इन वेपन्स को हम ना बनाएं, अगर इस टेक्नोलॉजी को हम ना हार्नेस करें, तो फिर हम कहीं ना कहीं कमज़ोर अपने दुश्मन के सामने बन जाएंगे। तो मजबूरन हमको ये करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे जो दुश्मन हैं, नेबर्स हैं, वो भी न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। लेकिन पहले इन शस्त्रों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम पे कोई हमला करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम रिटालिएट करेंगे। हाँ, हम पे अगर कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा तो हम भी रिटालिएट करेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसको मैड कहते हैं। तो भाई अगर आप हमें तबाह करोगे तो आप भी तबाह होगे। तो एक तरह से डेटरेंस के तौर पे ये बड़ा अच्छा प्रिंसिपल रहा कि हमने न्यूक्लियर एनर्जी का प्रदर्शन किया, क्योंकि अब पाकिस्तान या चाइना भी सोचेगा हम पे अटैक करने से पहले कि अगर यदि इन पे अटैक किया तो भैया इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो ये हम भी मारे जाएंगे। इंडिया एक मेंबर है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, बट इंडिया ने साइन नहीं किया कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। एनपीटी ट्रीटी की बात करें तो इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑल्सो। ये ट्रीटी 1968 में आई थी, 1970 में इट वॉज ओपनड अप फॉर सिग्नेचर बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट इंडिया ने इस बात पे स्टैंड अपना कायम किया कि हम इस सिग्नेटरी का हिस्सा नहीं बनेंगे, बिकॉज ये हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में डिवाइड की बात आती है। ऐसा क्यों हो कि 5 देश, यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, के इन 5 देशों का ही हक होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फॉर मिलिट्री पर्पसेस। व्हाई नॉट अस? तो अगर हम अपनी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो व्हाई डू यू डिप्राइव अस ऑफ दिस लग्जरी? तो इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन इंडिया 1998 से लेके आज तक, इनफैक्ट 1974 से लेके आज तक 50 साल हो गए लगभग, हमने ये प्रूव किया है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। अब 2005 में, जैसे आप जानते हैं, इंडिया अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर सिविल अग्रीमेंट भी साइन किया गया था, जहां पे अमेरिका ने इस बात को माना कि हाँ, भारत ने अपनी न्यूक्लियर प्रदर्शन का गैर जिम्मेवार नहीं किया है, मिसयूज नहीं किया है, तो भारत को न्यूक्लियर एनर्जी में हम सपोर्ट करेंगे अगर भारत सिविलियन पर्पसेस के लिए, यानी कि बिजली के उत्पादन के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहता है। और हमारा स्टैंड स्पष्ट रहा है, हम तो चाहते हैं कि ऐसी दुनिया हो जहां पे ये हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल भी ना हो, लेकिन अपनी डेटरेंस के लिए जब तक पाकिस्तान, चाइना के पास ये हथियार है, तो हम तब तक मजबूरन हमको ये हथियार अपने पास रखने पड़ेंगे। तो अगला सवाल मनी लॉन्ड्रिंग का था। मनी लॉन्ड्रिंग पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू इंडियाज इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। बिल्कुल सही बात है। तो टेक्नोलॉजी के कारण, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण ये चीज़, मनी लॉन्ड्रिंग जो है, कैसे एक और बड़ा मुद्दा बन रहा है भारत के लिए, भारत की एजेंसीज के लिए। कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना या मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई जो है वो और कठिन हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग शेप ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसे को, काले धन को सफ़ेद दिखाना, काले धन को ऐसा दिखाना कि अब आपने कोई पैसा, मान लीजिए आपने ड्रग्स स्मगल करे हैं, वेपन स्मगल करे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे को सैलरी में आया है। आपके पास अगर कैश आता है 500 करोड़ का, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो 500 करोड़ मेरे पास आज सैलरी आया है। कौन सा ऐसा एम्प्लॉयर है जो कि आपको 500 करोड़ की सैलरी देगा? अब वो 500 करोड़ ऐसा है कि भाई आप अपने घर पे भी रखेंगे तो भी आपको टेंशन है। आप एकदम से अपने बैंक अकाउंट में जाके तो नहीं कह सकते हैं कि 500 करोड़ मेरे बैंक अकाउंट में डाल दो, मैं कल एटीएम से निकाल लूंगा। पूछेंगे, क्वारी बैठेगी कि भैया 1-2 करोड़ की बात तो और है, 500 करोड़ आपके पास आया कहाँ से? तो मनी लॉन्ड्रिंग वो गेम होती है जहां पे हम ये दिखाते हैं कि जो पैसा हमने अपने गलत कामों से, गैर कानूनी कामों से ऑब्टेन किया है, तो हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो जो पैसे का जो सोर्स है वो गैर कानूनी काम नहीं था, लेकिन कोई लेजिटिमेट सोर्स था। कपड़े धुलने जाते हैं ना, ये मेरी शर्ट गंदी हो जाए, दाग लग जाएंगे, लेकिन धुल के वापस आएगी तो अरे ये तो बिल्कुल साफ है, लगता ही नहीं इस पर कोई दाग थे। उसी तरह से काला पैसा, काला धन, मतलब ये नहीं कि 2000 का नोट काला हो जाता है, लेकिन धन, काले कामों से कमाया गया धन, उसको ये दिखाना, ऐसे उसको ट्रेस करना, ऐसे उसका एक लेयरिंग करवाना कि जैसे लगे कि वो पैसा जो है लेजिटिमेट सोर्स से आया है। और मनी लॉन्ड्रिंग इस्तेमाल किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड एक्टिविटीज टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं। क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पे भारत की? हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करना, हमारी इकॉनमी को डिस्टॉर्ट करना, सरकार का जो खर्चा है उसमें रिडक्शन देखने को मिलता है। मनी लॉन्ड्रर्स अक्सर क्या करते हैं, टैक्स को एवेड करते हैं, यानी कि कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं जिसके कारण वो टैक्सेशन नेटवर्क में ना आए। सोचो अगर आज आपके पास 500 करोड़ पड़ा है और अगर आप उस पर आज टैक्स देते हो, लेट्स से आप उस पर टैक्स दे देते हो कि हाँ भी मैंने 500 करोड़ कमाया है, कोई भी काम करके कमाया हो, चलो एग्जाम्पल तो मैंने ड्रग ट्रैफिकिंग दिया, लेकिन अगर आप कहते हो कि भी मैंने अपना एक लेजिटिमेट तरीके से बिजनेस किया था, व्यापार किया था, उसके चलते इतना पैसा कमाया है, तो टैक्स दो। कितने सारे लोग हैं जो टैक्स एवेड करते हैं, तो जो लोग टैक्स एवेड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है? अल्टीमेटली नुकसान सरकार का है,
क्योंकि सरकार को पैसे की ज़रूरत है, आपके लिए मेरे लिए भले का काम करने के लिए। सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं? टैक्स से ही पैसे आते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा टेररिज्म और बाकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को फंड किया जाता है। हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात यहाँ पे आ जाती है। चैलेंजेस क्या पोस्ट हैं बाय टेक्नोलॉजी? क्रिप्टो करेंसी का चैलेंज आता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे मनी लॉन्डर्स ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, जैसे सोशल मीडिया साइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, वो अपने इलीगल फंड्स को मूव करते हैं, लॉन्डर करते हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज को लेके तो खैर बहुत बातचीत हुई थी, और पीछे 2 साल पहले की बात है जो सिडनी डायलॉग हुआ था, वहाँ पे मोदी जी ने भी कहा था कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं और ये जो क्रिप्टोस की बात आती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात आती है, बिटकॉइंस की बात आती है आजकल। खैर मुझे तो इसके बारे लिमिटेड नॉलेज है, बिटकॉइंस में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आप की जो जनरेशन है, खास करके जनरेशन जेड, आजकल बहुत एक्टिव है क्रिप्टोज़ में, बिटकॉइंस में। तो मोदी जी ने ये कहा था कि देखो ये हमारे जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सावधानी से यहाँ पे काम उठाना पड़ेगा, बिकॉज ये नहीं पता, क्योंकि इसका जो सोर्स है बिटकॉइंस का, क्रिप्टो करेंसी का, अनोनिमस है। तो हमको ये नहीं पता ये जो पैसा इन्वेस्ट आप लोग कर रहे हैं, अपनी हार्ड अर्न मनी का जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइंस में, ये जाता कहाँ पे है? क्या ये आतंकवादियों के हाथ में तो नहीं जा रहा, आतंकवादी संगठन के हाथ में तो नहीं जा रहा, जिसके चलते वो आगे समाज में तबाही मचाएंगे? आखिरी सवाल रोल ऑफ मीडिया का था, क्या क्या पॉजिटिव? अगेन बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉजिटिव? काश ये पेपर का एलिजिबिलिटी होती तो मैं भी दे के आता तो मज़ा ही आ जाता। एनी हाउ, लेकिन चलो, नहीं बनना हमने आईएएस, नहीं बनना हमने डीएसपी, हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, आपको आईएएस बनाएंगे, आपको डीएसपी और आपको एसएसपी बनाएंगे। याद रखना दुआ में हमको। What positive and negative changes occur due to the media revolution in India and around the world? Explain the role of media in national and international security. भैया सीधी सी बात है, पॉजिटिव रोल क्या है, नेगेटिव रोल क्या है, ये सब बातें बतानी है। पॉजिटिव रोल क्या है मीडिया का? पब्लिक को इन्फॉर्म करना, पब्लिक को अवेयर करना। मीडिया को फोर्थ ऑर्गन भी कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। चौथा ऑर्गन कौन है? मीडिया है। तो मीडिया के कारण सरकारें अकाउंटेबल ठहरा सकती हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ट्रस्ट बढ़ता है। ठीक है, साथ के साथ जो मीडिया के द्वारा जो ब्रिज है, ये जो फासला है लोगों के बीच में, पॉलिटिकल क्लास और लोगों के बीच में, वो फासला भी कम होता है। ठीक है, तो मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट अब्यूजेस को एक्सपोज करने के लिए मीडिया हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग पीस एंड रिकॉग्निशन इन कन्फ्लिक्ट जोन्स। मीडिया हैज़ ऑल्सो हेल्प टू रेज अवेयरनेस ऑफ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस, जैसे अब आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज है, पैंडमिक्स हैं। फिर नेगेटिव रोल की बात आती है, पैंडमिक को हम इन्फोडेमिक का भी टाइम कहते थे। कोविड के चलते कितनी फेक इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट करी। सुशांत सिंह राजपूत का केस देख लें, या हम गलवान घाटी का क्लैश देख लें, तो कितना एक नेगेटिव रोल भी मीडिया के द्वारा पोर्ट्रे किया जा रहा था, जहाँ पे मीडिया फेक इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर रही थी पब्लिक डोमेन में। अल्टीमेटली न्यूज़ को कंज्यूम कौन कर रहा है? कंज्यूमर्स कौन है? हम लोग कंज्यूमर्स हैं। और सिक्योरिटी थ्रेट्स को सेंसेशनलाइज कर देना है ना। रात को 9 बजे टीवी एंकर्स आते हैं जो कि ऊंचा ऊंचा चिल्लाते हैं कि देखिए भारत में ये होने वाला है, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, सिख खतरे में है। तो अब हर वक्त इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई करवा देना न्यूज़ चैनल्स पे आके। तो अगेन ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स तो किसको नहीं होते हैं? देखिए सिक्योरिटी थ्रेट्स रॉ की तरफ से, आईबी की तरफ से तो इनपुट्स आते रहते हैं, रोज़ कोई ना कोई इनपुट आता है कि भाई इसकी हत्या होने वाली है, उसकी असैसिनेशन होने वाली है, ये है वो है। ऐसे तो लोग अपने घर से बाहर ना निकलें, ऐसे तो जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो भी घर से बाहर ना निकलें। लेकिन हर बात को सेंसेशनलाइज करना, मिर्च मसाला लगा के बताना, वो बात भी सही नहीं है। प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर टेररिस्ट एंड अदर एक्सट्रीमिस्ट, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर हम लश्कर तैयबा की बात करें, जैश ए मोहम्मद की बात करें, उनका ये कहना है कि इंडिया में कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा बर्ताव किया है उनके टुवर्ड्स, काफ़ी वो उनके फ़ैन हैं। मैं ऐसे जर्नलिस्ट का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अब देखिए अगर आप कुछ कवरेज कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि 2008 में ताज टेरर अटैक हुआ, तो वहाँ पे कुछ न्यूज़ चैनल्स थे, कुछ जर्नलिस्ट थे जिनको अपनी टीआरपी के लिए लाइव कवरेज करना पड़ा। आप जब लाइव कवरेज कर रहे हैं, है ना, एक जगह पे अटैक हो रहा है, ताज एक बहुत बड़ा होटल है मुंबई में, वहाँ पे अटैक हो रहा है। अब कौन से कमरे में पुलिस जा रही है, कौन से कमरे में एनएसजी जा रही है, बार बार आप लाइव कवरेज में बताते रहेंगे, तो जो हैंडलर्स हैं इन आतंकवादियों के, जो कि पाकिस्तान में बैठे थे, उनको वो तो फिर खबर पहुँचाते रहेंगे फ़ोन से, है ना, सैटेलाइट फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से, कि भाई आप यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, ये आने वाले हैं, पुलिस आने वाली है। तो ये सब बातें आ जाती हैं। ठीक है, तो मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा था। और जब मैं मीडिया की बात करता हूँ तो सोशल मीडिया भी आता है। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कितनी फेक इन्फॉर्मेशन कोविड के चलते स्प्रेड करी गई थी।
लोगों ने भी काफ़ी टाइम पास किया कोविड में, लॉकडाउन में, और तो कुछ काम था नहीं लोगों के पास, तो बस ये इन्फॉर्मेशन यहाँ फॉरवर्ड कर दो, वहाँ फॉरवर्ड कर दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कब ये छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें बन जाएं और कब ये बहुत बड़ा खतरा बन जाए जहाँ पे हमारी नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो पता नहीं चलता है। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे मेरी तरफ से जो कि इन 5 क्वेश्चंस में मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करेंगे GS3 का पेपर ऑफ UPPSC एंड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट और DM के क्वेश्चंस। तो अगर हम इन्वायरमेंट और DM के क्वेश्चंस देखें तो बेसिकली ये 3 क्वेश्चंस थे जो आए थे। वन वॉज फ्रॉम DM, दैट वॉज डिस्टिंग्विश बिटवीन मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर्स एंड इलूसिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, राइट। और बाकी जो 2 क्वेश्चंस थे, एक था SDGs पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर, और एक था एनर्जी पर, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज पर। तो एक एक करके हम देखते हैं कि हम इनको कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे। नाउ दीज क्वेश्चंस आर फेयरली, जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, डिस्कस द वेरियस एफर्ट्स बीइंग मेड इन इंडिया टू अचीव द SDGs। नाउ अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है SDGs के बारे में, दैट SDG 1 इज़ नो पॉवर्टी, 11 रिलेट्स टू सस्टेनेबल सिटीज़, 13 रिलेट्स टू क्लाइमेट चेंज, यू हैव क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, हेल्थ के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए मल्टीपल SDGs है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या एफर्ट्स इंडिया ले रहा है टू अचीव द SDGs। तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए जिसमें आप ब्रीफली बता सकते हैं कि SDGs होते क्या है, राइट। उसके बाद बॉडी में हम आंसर करेंगे कि इंडिया क्या क्या एफर्ट्स कर रहा है। फॉर इंस्टेंस क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए क्या एफर्ट कर रहा है, जेंडर इक्वालिटी के लिए क्या एफर्ट कर रहा है। सो दिस इज़ मोर ऑफ जिसे आप कह सकते हैं कि आपकी जितनी भी नॉलेज है जनरल स्टडीज़ की, वो एक तरह से आप इस क्वेश्चन में समाने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। बट बॉडी में आप एफर्ट्स बताएंगे, इनिशिएटिव्स, स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट बताएंगे, बट एट द सेम टाइम चैलेंजेस, कि क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है जिसकी वजह से वो SDGs को अचीव नहीं कर पा रहा। देखिए, चाहे आपसे क्वेश्चन में पूछा है या नहीं पूछा है, चैलेंजेस लिखना बहुत इम्पेरेटिव हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड फाइनली आप कंक्लूजन दे देंगे जिसमें आप 1-2 लाइनें वे फॉरवर्ड की भी बता सकते हैं कि हमें इन चैलेंजेस को ओवरकम करने की ज़रूरत है। तो सिंपल रखते हैं, इंट्रोडक्शन में हम बता देंगे कि क्या होते हैं SDGs। अब SDGs को बहुत जगह पर ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। 17 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 17 गोल्स हैं। The idea is to bring in peace and prosperity for the people, for the planet right now and in the future, right? तो 17 goals हैं and UN मेंबर स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं जो UN के मेंबर हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो UN के मेंबर हैं, दे हैव टू अचीव देम थ्रू देयर इनिशिएटिव्स, थ्रू देयर पॉलिसीज़, स्कीम्स इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। यानी कि 2030 तक हमने इन 17 गोल्स को अचीव करने की बात करनी है। सो वी कैन डू दैट थ्रू वेरियस इनिशिएटिव, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, जो कि इंडिया में हो भी रहा है। इंडिया में इनफैक्ट जो नीति आयोग है, विच इज़ अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट, they have also developed a comprehensive strategy, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी क्या करती है कि जो भी आपके नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं, जैसे इंडिया डेवलप करना चाहता है, जो भी उसके प्लान्स हैं वो अलाइन हो जाए SDGs के साथ। तो नीति आयोग हैज़ ब्रॉट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी। तो अगर आप ये मेंशन कर दोगे शुरू में ही, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ, आपने SDGs के बारे में कंसिडरेबली पढ़ा है। जो नेक्स्ट पार्ट है, देखो वो सिंपल है। एजुकेशन को लेकर गवर्नमेंट ने क्या किया है, सर्व शिक्षा अभियान है। एजुकेशन का जो SDG है 4 है, ठीक है। सिमिलरली स्किल डेवलपमेंट को लेकर देयर आर वेरियस वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो कि हमारे देश में चलते हैं। हेल्थ केयर को लेकर आप बड़े बड़े जो इंश्योरेंस स्कीम है, आयुष्मान भारत, उसकी बात कर सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष की बात कर सकते हैं, जो कि हेल्थ केयर इज़ रिलेटेड टू SDG 3। तो मोटा मोटा
आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आई हैव टेकन अ वेरी फ्यू ऑफ दीज, आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। क्लीन वाटर के लिए हम स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं। जेंडर इक्वालिटी के लिए एक हमारा जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी आप वुमेन रिजर्वेशन बिल की भी बात कर सकते हैं इसमें। देन स्मार्ट सिटीज़ मिशन पे हम फोकस करते हैं, जो कि सस्टेनेबल सिटीज़ SDG 11 है, उसमें आप ये कोट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर रूरल डेवलपमेंट, वो इसमें आप कोट कर सकते हैं। क्लीन एनर्जी के लिए अभी जैसे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है, उसके इनिशिएटिव्स आप क्लीन एनर्जी इसमें लिख सकते हैं। देन क्लाइमेट चेंज जो SDG 13 में आता है, क्लाइमेट एक्शन के क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें आप क्लाइमेट चेंज को लेकर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, पंच अमृत, इंडिया इज एक्टिवली परस्यूइंग द पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं हम, EVs को प्रमोट कर रहे हैं, वो सब कुछ आप इनमें डाल सकते हैं। सो इट कैन बी अ वेरी वेरी बिग आंसर एंड द होल आइडिया इज आप लिखिए कि ये हमारे पास SDG है और इसके ये गवर्नमेंट ये मेजर्स ले रही है, और ब्रॉडली फिर आप चैलेंजेस पे फोकस कर सकते हैं। अब देखो एक एक चैलेंज लिखना तो मुश्किल होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन तो ब्रॉड बेस्ड है, तो जेनरिक चैलेंजेस लिख दीजिए कि रिसोर्सेज नहीं है, फंड्स की कमी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। पॉलिटिकल विल नहीं है, राइट, सो वी डोंट हैव पॉलिटिकल विल, ठीक है। पॉलिटिकल विल की बहुत ज़्यादा कमी है। कई कई जगहों पे जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं, कई कई जगहों पे एग्जीक्यूटिव नहीं कर पाता उनको अच्छे से एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूटिव वाला एंगल भी आप डाल सकते हैं। लेजिस्लेशन वाला आपने डाल दिया, पॉलिटिकल विल, एग्जीक्यूटिव वाला एंगल भी आप डाल सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक अपैथी डाल सकते हैं, ठीक है, रेड टेपिज्म डाल सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन अवेयरनेस की कमी है, रैम्पेंट करप्शन है, इनइक्वालिटी बढ़ती ही जा रही है हमारे देश में, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ऐसे में SDGs को इफेक्टिवली लेकर आना, उन गोल्स को अचीव करना मुश्किल है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज बहुत रियल है, तो जितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्लाइमेट एक्शन लेने का स्कोप मिनिमाइज होगा। देन डिस्पैरिटीज़ है टेक्नोलॉजी में, अगेन वो इनइक्वालिटी का ही है, बट आपने टेक में डाल दिया कि वैसे इनकम इनइक्वालिटी है, टेक में भी इनइक्वालिटी है, रूरल एरियाज में अभी तक टेक नहीं पहुंचा है। फिर उसके बाद डीप सीटेड कल्चरल नॉर्म्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस, जो कि जेंडर इक्वालिटी जैसे SDGs को अचीव करना थोड़ा मुश्किल बना देती हैं। फिर ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस, ठीक है, जैसे वॉर्स हो रहे हैं, उस वजह से फंडिंग नहीं आ पाती और चैलेंजेस उत्पन्न होते हैं, तो ये आप ब्रॉडली चैलेंजेस में लिख सकते हैं। देन लास्ट में कंक्लूजन में लिख सकते हैं, देखिए आपको इन चैलेंजेस को एड्रेस करना है, तभी हम SDGs को अचीव कर पाएंगे अपने देश में, दुनिया भर में, और वो अचीव करना ज़रूरी है अगर हम एक प्रॉस्परस, एक पीसफुल वर्ल्ड इमेजिन करते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ हाउ यू कैन गो अबाउट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके पास भरपूर इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो इस क्वेश्चन में बात सिर्फ इतनी आ जाती है कि आप अच्छे से उसको स्ट्रक्चर कर पाए, अच्छे से उसे प्रेजेंट कर पाए, और चैलेंजेस वाला जो एस्पेक्ट है उसे इग्नोर ना करें, राइट। Okay, then moving on to the next question. So this question is I'm sorry, what steps are being taken to meet the continuously increasing demand of energy sources in India? तो अब देखो डिमांड बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स जो है हम ले रहे हैं, बट दिस हैज़ टू बी इन स्पेशल रेफरेंस टू रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इंट्रोडक्शन में आप डिमांड के बारे में बता सकते हैं कि कैसे एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है, राइट। पहले कितना था, अब कितना है, अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा पॉइंट है, और अगर नहीं है तो आप जेनेरिक बोल सकते हैं कि डिमांड बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा, एंड क्योंकि क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज। इसे आप इंट्रोडक्शन फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद क्या स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, वो आप बताएंगे, एंड अगेन उन स्टेप्स को लेने में क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं वो आप ज़रूर लिखेंगे। देखिए चैलेंजेस आप हो सकता है कि 10-12 ना लिख कर 3-4 लिख दें, पर लिखें ज़रूर, ठीक है। एंड फाइनली कंक्लूजन, जिसमें आप 1-2 पॉजिटिव लाइनें लिख देंगे विद वे फॉरवर्ड, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ आवर आंसर, एंड सो यू कैन राइट दैट एनर्जी डिमांड जो है वो दुनिया में इंडिया की हाईएस्ट होने वाली है, मतलब एनर्जी डिमांड इन इंडिया इज गोइंग टू बी हाईएस्ट ग्लोबली, और वो मोर देन 3% ऑन एन एनुअल बेसिस बढ़ रही है। सो द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीजिंग एट
एंड एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी डिमांड इंडिया में ही होने वाली है, बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब जब हमें एनर्जी डिमांड बढ़ती है या डिमांड बढ़ती है तो हमें एनर्जी सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है। हमें कोशिश करनी है कि हम लोगों तक जो एनर्जी पहुंचाएं वो 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड हो, अफोर्डेबल हो, वो एक्सेसिबल हो और वो अवेलेबल भी हो। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन अचीव एनर्जी सिक्योरिटी। और एनर्जी सिक्योरिटी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन द लाइट ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड। ठीक है, सो दैट कैन बी योर इंट्रोडक्शन। और उसके बाद अगेन इनिशिएटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो इनिशिएटिव्स में यू कैन फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल एनर्जी। अब इसमें ना आप एक एक पे फोकस कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस सोलर एनर्जी के लिए हमने नेशनल सोलर मिशन रखा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, और लोगों तक पहुंचाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है। बॉन्ड्स लेकर आए इसकी फाइनेंसिंग के लिए, वी हैव ग्रीन बॉन्ड्स। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस है कि डिस्कॉम्स को और बड़े बड़े जो यूज़र्स हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करना ही करना है ना। तो आप अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की या नेशनल सोलर मिशन की या रिन्यूएबल एनर्जी की एज सच, तो द टारगेट इज टू अचीव 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ठीक है, विच इज़ अ बिग इंक्रीज फ्रॉम 175 गीगावाट्स इन 2022। और इस 500 में जो 280 है वो सोलर एनर्जी ही होने वाली है। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद विंड एनर्जी की प्रमोशन के लिए हम करें नेशनल ऑफशोर विंड पॉलिसी लेकर आए हैं, क्योंकि हम ऑफशोर विंड को प्रमोट कर रहे हैं। सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी लेकर आए हैं, सोलर विंड हाइब्रिडाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। लार्ज स्केल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में आ गया। उसके बाद बायो एनर्जी। ठीक है, बायो एनर्जी में हम बायोफ्यूल्स की बात करते हैं, है ना। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है। हम बात करें कि 20% तक हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे ऑफ आर पेट्रोल। ठीक है, सतत मिशन, गोवर्धन मिशन कंप्रेस्ड बायोगैस के साथ रिलेटेड है। ठीक है, सो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की आप बात कर सकते हो। उसके बाद ब्रॉडली हम बात कर सकते हैं नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी की एनर्जी डिमांड को केटर करने का एक तरीका है कि आप एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ा दो, दूसरा तरीका है आप एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा दो। ठीक है, सो वो बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी, ऑल ऑफ दैट कैन कम अंडर दिस। ठीक है, तो एक तरह से ना वही है कि जो आपने पढ़ा है सब आप उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट भी फोकस कर रहे हैं थ्रू MNRE एंड IRETA। इसमें आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी डाल सकते हैं, ग्लोबल कोऑपरेशन भी डाल सकते हैं, तो सब पॉइंट्स हैं, है ना। बट सेकेंड पार्ट चैलेंजेस। अब चैलेंजेस में सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जी का मेजर चैलेंज क्या है? वेरिएबिलिटी। ठीक है, ग्रिड स्टेबिलिटी, ग्रिड इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटरमिटेंट और वेरिएबल होती है, ग्रिड स्टेबिलिटी अचीव करना मुश्किल है, ग्रिड इंटीग्रेशन करना मुश्किल है। लैंड एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, फाइनेंस, बिकॉज महंगी होती हैं ये चीज़ें, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। ठीक है, तो अगर जैसे अब ग्लोबल चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, जो देशों के बीच में जो इश्यूज़ है वो बढ़ जाते हैं, तो डिपेंडेंसी अगर होती है ऐसे केसेस में तो वो प्रॉब्लमैटिक भी हो सकती है। तो वी हैव टू इंश्योर कि हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना हो। बट अभी क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी है तो वो एक चैलेंज की तरह आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, और फाइनली कंक्लूजन में लिख दो कि ऐसे चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे तभी हम एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ा पाएंगे और अपनी इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड को मीट कर पाएंगे। क्लियर? देन लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये भी सिंपल है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स, ऑल्सो इलूसिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो इसमें पहले आप नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स के बीच में डिफरेंसेस बता देंगे और इफेक्टिवनेस के बारे में बताएंगे। अब इफेक्टिवनेस में आप एक पार्ट बता सकते हैं कि क्या डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, और क्या वो इफेक्टिव है या वो इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट दैट यू हैव टू प्रेजेंट। तो आप फीचर्स के साथ लिख सकते हैं कि ये हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है एंड वी हैव इवॉल्व्ड इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और अभी जो डिज़ास्टर्स हैं उनके इम्पैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हो गए हैं। बट अगेन लास्ट में ज़रूर लिखे कि चैलेंजेस फिर भी परसिस्ट करते हैं, एंड लास्ट में कंक्लूजन। तो चैलेंजेस वाला पार्ट ज़रूर लिखना है। अब नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स में पहले आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि डिजास्टर होता क्या है।
It gives rise to casualties and damage to property, infra, environment, essential services in a scale which is beyond the normal capacity of effective community to cope up with. ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स बता सकते हैं विच आर कॉस्ड बाय अर्थ प्रोसेसेस, और मैन मेड डिजास्टर्स आर कॉस्ड बाय ह्यूमन और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। ठीक है, फिर डिफरेंसेस क्या है? कॉजेस, सबसे बड़ा डिफरेंस तो कॉज ही है। जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो नेचुरल प्रोसेसेस या जियोलॉजिकल प्रोसेसेस कॉज करती हैं। ह्यूमन डिजास्टर्स ह्यूमन एक्शंस या एक्टिविटीज। अब नेचुरल डिजास्टर्स में जैसे अर्थक्वेक की वजह से नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, ड्रॉट इज अ नेचुरल डिजास्टर, वाइल्ड फायर, एपिडेमिक, ऑल ऑफ दीज आर नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, मैन मेड डिजास्टर्स में न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। ठीक है, अब नेचुरल डिजास्टर में आप कोई भी साइक्लोन का एग्जाम्पल दे सकते हो, या सुनामी जो 2004 में आई थी उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। मैन मेड डिजास्टर में आप भोपाल गैस ट्रेजेडी का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो एग्जाम्पल्स देना बहुत ज़रूरी है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। देन प्रिडिक्टेबिलिटी। अब इसमें ऐसा लिखा गया है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स है ना उनको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है फिर भी हम नहीं कर पाते। जैसे क्लाउड बर्स्ट जैसे नेचुरल डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट करना अभी भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है, नहीं हो पाता। लेकिन मैन मेड को हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि मेजर्स अच्छे से नहीं लिए गए तो मैन मेड डिज़ास्टर हो सकता है। ठीक है, जैसे आप जाते हो कोई भीड़ भड़ाके वाली जगह पे, वहाँ पे आपको हमेशा लगता है कि स्टैम्पीड हो सकता है ना, भगदड़ मच सकती है। तो उस तरह से प्रिवेंशन और मिटिगेशन में देखो, नेचुरल डिज़ास्टर्स को प्रिवेंट करना मुश्किल है क्योंकि वो नेचर में हो रहा है, होगा ही होगा। आप उसमें लॉसेस ह्यूमन लाइफ के, प्रॉपर्टी के मिनिमाइज कर सकते हो, लेकिन मैन मेड डिजास्टर्स को आप प्रिवेंट कर सकते हो बाय टेकिंग एडुकेट मेजर्स। ठीक है, तो इन लाइन पे आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं। बाकी फिर इफेक्टिवनेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लिख सकते हैं कि हमारे देश में जब 2004 का सुनामी आया था उसकी वजह से तबाही मची थी, तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेकर आए, हमने NDMA बनाया, SDMA बनाया। और अभी अगर हम ओडिशा के साइक्लोन की बात करें तो 2000 में जो साइक्लोन आया था उसमें लाखों लोग बेघर हुए थे, बहुत सारी लाइव्स लूज हुई थी। लेकिन अभी अगर ओडिशा में साइक्लोन आया लास्ट ईयर ही, तो उसमें बहुत ही कम लोग मरे, हार्डली 3 या 4 लोग मरे। तो इफेक्टिव तो है ही, तो इसमें आप ओडिशा का साइक्लोन का एग्जाम्पल दे सकते हो। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, कोई भी डिज़ास्टर होता है NDRF वहाँ पे पहुँच जाता है, रेगुलर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, मॉक ड्रिल्स, ये सब कुछ रहता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। बट उसके बाद टेक्नोलॉजी यूटिलाइज की, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं, मतलब जेनेरिक पॉइंट्स हैं। बट उसके बावजूद भी चैलेंजेस रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इंफ्रा कई कई जगहों पे इनएडुकेट है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो उस वजह से जो है चैलेंज रहता है कि आप चाहे जितना मर्जी रोबस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बना दें, पीपल विल स्टिल लूज देयर लाइव्स। और उसके बाद डिज़ास्टर्स का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो वो भी एक प्रॉब्लम आप कोट कर सकते हो। और फाइनली कंक्लूजन ऑलवेज हैज़ टू बी पॉजिटिव, आप लिख सकते हो बहुत दूर आ गए हैं हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स, अचीवमेंट्स अचीव कर लिए हैं, बट कुछ चैलेंजेस परसिस्ट करते हैं। वंस वी ओवरकम देम वी विल बी एबल टू इन्हांस द इफेक्टिवनेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इवन मोर। तो इस तरह से आप पॉजिटिव वे में कंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू कैन अटेम्प्ट दीज 3 क्वेश्चंस। आई होप दिस वॉज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। आपको पता चला कैसे इनको अटेम्प्ट किया जा सकता है। अगर इसके बावजूद आपका कोई डाउट है, आपके पास कोई ऑल्टरनेट मेथड है या कोई ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर है, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। तो दोस्तों, आज UPPSC मेंस के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन आए उनके ऊपर बात करेंगे। तो क्वेश्चन कौन से हैं उसके ऊपर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज मून मिशन प्रोग्राम चंद्रयान 3। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। देखो सिंपल क्वेश्चन था, सीधा ही। ठीक है, अगर मान लो आपने ये इसको पढ़ा नहीं है तब भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे इजीली, बिकॉज आपको पता है कि मून के ऊपर क्या कर रहे हैं हम, सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं। तो सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में है, तो हमारा काम क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। दूसरा वहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो ये जनरल क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। ऑब्जेक्टिव देखें तो मिशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, डेमोस्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनार सरफेस। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है आराम से जो है लैंड करना, ठीक है, एकदम धड़ाम से गिरना नहीं, वो तो फिर हार्ड लैंडिंग होगी तो वो हड्डियाँ टूट जाएंगी उसमें। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको मून के ऊपर, अगर हम जैसे मान लीजिए मून का सरफेस है, यहाँ पे आपको बिल्कुल स्लोली लैंड करना है, सेफली लैंड करना है। दूसरा क्या है, डेमोस्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून। तो यहाँ पे 3 पोर्शन थे। अगर आप देखोगे जो जहाँ से हम लैंड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, लैंडर।
राइट। तो अब लैंडर में से क्या निकलेगा, जो यहाँ पे रोवर बाहर निकलेगा, रोवर उसके ज़मीन के ऊपर जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे स्टडी करेगा, ठीक है। तो वो रोवर जो है वो उसके अंदर घूमना चाहिए, वो काम है। तीसरा क्या है, इंस्टीट्यूट साइंटिफिक। अब उसके बाद क्या करेगा, ये एक्सपेरिमेंट करेगा, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी गैसेस हैं, कौन से वहाँ पे जो पानी है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं, सल्फर मिल गया है ना रिसेंटली। तो यहाँ पे इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते थे। अगर आप देखोगे यहाँ पे सीधे 3 है, 3 को आपने एलेबोरेट करना था। सॉफ्ट लैंडिंग है, सॉफ्ट लैंडिंग इज हार्ड, चंद्रयान 2 के अंदर नहीं हुई, तो अब हम जो है पहले से बेटर लेके आ रहे हैं और यहाँ पे चंद्रयान 3 के अंदर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, अगर आप चाहते तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, जो पेलोड लैंडर के अंदर पेलोड्स है, जैसे चेस्ट है ना, तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मेजर करेगा थर्मल प्रॉपर्टीज, राइट। तो इस तरह से आप 1 या 2 वहाँ पे एग्जाम्पल भी कोड कर सकते थे। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि हाँ यार इसको पता है डिटेल के अंदर, ठीक है। तो पहले तो हम जो है व्हाट आर की ऑब्जेक्टिव ही पूछा है, तो ऑब्जेक्टिव तो हमने बता दिए, बट इनको एलेबोरेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 3 आपने लिखे दिए आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो हमने इसको एलेबोरेट किया, ठीक है। देन उसके बाद जो है जैसे इंस्टीट्यूट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वहाँ पे क्या क्या पेलोड्स हैं, उसके अंदर 1-2 एग्जाम्पल आपने दे देनी थी, तो उससे जो है अपना आंसर जो है ये बढ़िया बन जाता। देखो ये चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको सीधी नहीं मिलेगी, बट आपको खुद अपने तरीके से देखना पड़ेगा किस तरह से जो है हम आंसर बेटर बना सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से जो है हम यहाँ पे काम करना था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इंडियाज मेन अचीवमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, हाउ विल दीज हेल्प इन अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखो पहले तो उसने बोला है कि क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि मेन अचीवमेंट क्या है इंडिया के बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अब ऐसा नहीं कि कुछ मेन होगी बाकी मेन नहीं होगी, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी अगर आप डिपार्टमेंट से पूछो वो कहेगा वो हमारी तो सारी मेन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, मतलब आपको मेजर जो है हाईलाइटेड रहती है, कुछ ना कुछ न्यूज़ के अंदर आता रहता है, वो कुछ वहाँ पे आपको मेंशन करना था। बट हाउ विल दीज हेल्प अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कैसे वो हेल्प करेंगी। जैसे मान लो आप कुछ सेक्शन, आप पुअर को अपलिफ्टमेंट करना है, तो आपको पता है एक तो हमें इनकम के ऊपर बात करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी चीज़ें बतानी पड़ेंगी जिसके अंदर वो इनकम उनको बेनिफिट हो। दूसरा के हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, हेल्थ उनकी इंप्रूव करेंगे, राइट, तभी वो काम कर पाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट कुछ हो जाए या कुछ हो जाए, इस तरह से जो है ये 3 सेक्शन के ऊपर हमें काम करना था। यहाँ पे आपको पता है पुअर सेक्शन जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहता है बहुत ज़्यादा, तो आपको एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना है पहले, एग्रीकल्चर, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले तो है अचीवमेंट GM क्रॉप्स, BT ब्रिंजल, ठीक है, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी माहिको ने बनाई है ये, ठीक है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यील्ड बढ़ेगी, है ना। तो जितना ज़रा अगर कोई मान लीजिए वैरायटी आप बना रहे हो वो पेस्ट रेजिस्टेंट है, तब भी उसकी यील्ड बढ़ेगी, तो यहाँ पे जो है उतनी ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, ठीक है। साथ साथ में हम करते हैं, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखोगे, पहले आपको एक पैरे के अंदर उसको मेंशन कर देना था जो मैंने यहाँ पे बताया, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर लेना था कि किस तरह से जो है वो हेल्प करेगा। फर्टिलाइजर, स्लो रिलीजिंग यूरिया, स्लो रिलीजिंग यूरिया से क्या होगा, एक तो आपकी जो है कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि स्लो रिलीज हो रहा है, वेस्ट नहीं जा रहा। दूसरा है यील्ड बढ़ जाएगी। तो ये दोनों का बेनिफिट जो है, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको इनकम जनरेट होगी ज़्यादा पहले से, ठीक है, उनकी कॉस्ट भी कम लगेगी, पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है, बढ़िया बात है। सैलिनिटी टॉलरेंट राइस वैरायटी MTU 1293, ये क्या है, बेसिकली आप देखते हो जो कोस्टल एरिया के अंदर जो कम्युनिटी रहती है वहाँ पे सैलाइन सॉइल रहती है, तो वहाँ पे राइस वैरायटी जो सैलिनिटी टॉलरेंट हो वो बढ़िया है, तो वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएगी, तो यहाँ पे उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये बेनिफिट मिल जाएगा। देन बायोगैस फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है हम इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और ये रूरल सेक्शन के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। 2G इथेनॉल, सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन, अगेन यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, तो ये बेनिफिट हो जाएगा। देन TB पैथोजन जो है, अगर आप देखते हो कि जो अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसके अंदर पैसा जिनके पास ज़्यादा है, अमीर लोग जो है उनको अगर TB हुआ या कुछ हुआ वो इलाज अपना पूरा करवा लेते हैं, गरीब लोगों को पता नहीं चलता है ना, पैसा नहीं होता एक तो, दूसरी बात है इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो ये क्रिस्पर जो है बेसिकली TB का जो पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसको स्टडी कर रहा है। अब उसको स्टडी करके जो है हम ट्रीटमेंट और उसका नेचर पता करेंगे जिससे बेनिफिट होगा, ताकि हम और बेटर पहले से डायग्नोसिस कर पाए और उसकी ट्रीटमेंट कर पाए। अगेन इसका बेनिफिट पूरी सोसाइटी को जाएगा, उनमें से जो है पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी एक है जिनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इससे कॉस्ट भी डिक्रीज होगी और ज़्यादा अवेयरनेस भी बढ़ेगी। देन DNA वैक्सीन है जाइकोव D, इसको आप मेंशन करना चाहते हो तो कर देना, अदरवाइज दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो एक नई अपनी जो इंडिजिनियसली वैक्सीन बनाई है DNA वैक्सीन, तो ये DNA वैक्सीन के अंदर क्या है, अगेन आप देखोगे कि बेनिफिट तो मिलता है, सभी को मिलेगा, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पुअर को ज़्यादा मिलेगा दूसरे कम।
मेंशन करना है कर देना, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। एनिमल के अंदर अगर देखें इंडिगो चिप, ये बेसिकली अपनी जो प्योर इंडिजीनियस कैटल ब्रीड है उनको कंजर्वेशन के लिए है, अगेन इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो कि यहाँ पे भी कौन है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो है गरीब जो लोग हैं या पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जितनी ज़्यादा प्योर जो कैटल ब्रीड को हम बचाएंगे उतना ही बेनिफिट उनको मिलेगा, मिल्क की वैरायटी जो मिल्क की प्योरिटी है वो मेंटेन रहती है। काउ क्लोनिंग, गंगा हाई, यहाँ पे भी जो है जो हाई क्वालिटी मिल्क है, प्योर मिल्क है बेसिकली, उसके ऊपर फोकस किया गया है। इससे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली इनका पर्पस था क्लोनिंग का कि जो इंडिया के अंदर जो मिल्क की जो कमी आती है उसको ये पूरा करेगी ताकि यहाँ पे जो है हम काम कर सकें। तो यहाँ पे भी इस सेक्शन के अंदर भी बहुत से जो है लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते थे, ठीक है। जो क्वेश्चन के अंदर अचीवमेंट अगर आपको कुछ भी याद थी आप क्वेश्चन के अंदर मेंशन करते, वहाँ पे उसको जो सेकंड पार्ट का आंसर देना इजी था, वहाँ पे वो डिफिकल्ट नहीं था। सो दिस इज ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।